चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए अब उसमें आप लोग एक और चीज याद रखोगे। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होता है, ठीक है ना। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स, ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, इन्हें आप लोग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड से डिवाइड करते हो। इज इट? ये बातें आप लोग जानते होंगे कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी पहले कभी, कि जब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप बहुत ज्यादा होता है। देखना, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इसमें गैप बहुत ज्यादा होता है और इसके बीच में फर्मी लेवल होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड में बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। नॉर्मली ये बात भी हम लोगों ने कल कर ली थी। वैलेंस बैंड में बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वहां पर टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन काम करता है। और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वहां पर नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरी काम करती है। अब इनके बीच में होता है फर्मी लेवल, जस्ट बीच में। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो उनमें गैप कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो उनमें गैप कम हो जाएगा। हमारी जो अगली यूनिट है वो सेमीकंडक्टर ही है, ठीक है ना। तो उनमें क्या होता है, गैप कम हो जाता है और फर्मी लेवल बीच में होता है। और वो बीच में तब होता है जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हो। आप लोगों ने पढ़े हो कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर होता है, एक तो इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक के अंदर इम्प्योरिटी नहीं होती है, शुद्ध होते हैं ये, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, ना तो पॉजिटिव इम्प्योरिटी होती है ना नेगेटिव इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। तो फर्मी लेवल बीच में होता है। बट जब आप इम्प्योरिटी मिला देते हो, जैसे मान लो आपने पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाया, तो पॉजिटिव इम्प्योरिटी आपने मिला दी, तो पॉजिटिव इम्प्योरिटी से क्या होता है, वैलेंस बैंड ऊपर पहुंच जाता है, जो कंडक्शन बैंड के नियर हो जाता है, सॉरी फर्मी लेवल के नियर होता है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड अपनी जगह पे है। फर्मी लेवल थोड़ा सा, सॉरी वैलेंस बैंड ऊपर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि आपने पी टाइप इम्प्योरिटी मिला दी, मतलब आपने पॉजिटिव इम्प्योरिटी मिला दी। तो पॉजिटिव इम्प्योरिटी के मिलने से क्या होता है, आपके पॉजिटिव आयंस ऊपर पहुंच जाते हैं। और पॉजिटिव आयंस कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। नेगेटिव आयंस होते हैं कंडक्शन बैंड में। क्योंकि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो नेगेटिव होता है। वैलेंस बैंड पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं, इसलिए वहां पर पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जैसे आप पी टाइप इम्प्योरिटी मिलाते हो, तो पी टाइप इम्प्योरिटी कहाँ पहुंचती है, वैलेंस बैंड में पहुंचती है और बेसिकली वैलेंस बैंड को बड़ा कर देती है। और बड़ा जब वो होगा तो वो फर्मी लेवल के नजदीक आ जाएगा। इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के नजदीक होता है। ये बात तो छोटी मोटी क्लास की है। जब आप एन टाइप मिलाते हो, तो एन टाइप में नेगेटिव आयंस होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। तो एन टाइप इम्प्योरिटी में कंडक्शन बैंड ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपका कंडक्शन बैंड थोड़ा मोटा होता है और वो फर्मी लेवल के नजदीक पहुंच जाएगा। और जैसे वो फर्मी लेवल के नजदीक पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड तो आ गया नजदीक, बट वैलेंस बैंड वहीं का वहीं है। इसलिए फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नियर होता है। तो फर्मी लेवल के बारे में ये एक बहुत नॉर्मल सी जानकारी मैंने आपको दे दी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जस्ट बीच में होता है। एक्सट्रिंसिक में दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एन टाइप। पी टाइप में फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के नियर होता है और एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नियर होता है। ये थ्योरी किसकी है, सेमीकंडक्टर की है, जो हम लोग अगली यूनिट में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे फर्मी लेवल पढ़ाना है आपको मेटल्स के लिए। और मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में बेसिकली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड चिपके हुए रहते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। इस वजह से ऑब्वियस सी बात है, ये फर्मी लेवल के नजदीक पहुंच चुका है, ये भी फर्मी लेवल के नजदीक पहुंच चुका है। तो ये सब भरा हुआ रहता है। ऑब्वियस सी बात है, वैलेंस बैंड भरा हुआ रहता है और कंडक्शन बैंड खाली रहता है नॉर्मली। क्योंकि कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी को जनरेट करने के लिए एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं चाहिए, उसके इलेक्ट्रॉन अपने आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनमें भी गैप नहीं होता। इज इट? एक तो ये बात है।
फर्मी लेवल जस्ट ऊपर होता है। तो मेटल्स में या कंडक्टर्स में फर्मी लेवल की एक डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन ये होती है, दैट इज द अपर मोस्ट फिल्ड लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल। मतलब आपका वैलेंस बैंड भरा हुआ है पूरा, तो इसमें सबसे ऊपर का लेवल जो भरा हुआ रहता है ना, वो फर्मी लेवल होता है, क्योंकि उसके बाद में कंडक्शन बैंड आ जाएगा और कंडक्शन बैंड खाली होता है नॉर्मली। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं नॉर्मली? ग्राउंड स्टेट में, वैलेंस बैंड में होता है। तो अपर मोस्ट जो लेवल होता है वो फर्मी लेवल होता है मेटल्स के अंदर। अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, द लेवल बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड विच इज एम्प्टी, जो खाली होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, होल होता है, उसे फर्मी लेवल बोलते हैं। तो ये वाली बातें हम लोग करेंगे अगली यूनिट में सेमीकंडक्टर की। अभी हम बात करेंगे इसकी, ठीक है? तो इसको छोड़ दो और इसको पकड़ लो। अब इसमें हम लोग को एक चीज समझना है कि मेटल्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसमें फर्मी लेवल भी होता है। इसलिए फर्मी लेवल के बेसिस पे एक नया टॉपिक डिफाइन होता है जिसका नाम है फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को, जो लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। तो जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो है फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इतनी रामायण गाई है आपको ये समझाने के लिए कि फर्मी लेवल क्या होता है। अगर आपको फर्मी लेवल के बारे में पता है तो फिर मुझे इतना समझ में, मतलब मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ता, बट फिर भी आपको बेसिक तो पता होना चाहिए थोड़ा सा। सो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये हमें पढ़ना है आज, क्योंकि मेटल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो फंक्शन होता है ना, ये कहाँ से निकल के आता है वो भी लिख लो आप लोग। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसे एक और नाम बोलते हैं फर्मी डिराक, क्योंकि फर्मी और डिराक ने इसको उत्पत्ति किया था। आपको पता है फर्मी कौन है, डिराक कौन है? एक्चुअली आप जो फिजिक्स पढ़ते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आप फिजिक्स के किस एरिया में काम कर रहे हो। फिजिक्स की जो हिस्ट्री है उसमें योद्धा कौन कौन थे, तो ये आपको योद्धाओं के नाम याद होने चाहिए। जैसे आप मान लो पॉलिटिक्स पढ़ते हो, तो आपको पता होता है कि भैया नरेंद्र मोदी कौन है, मनमोहन सिंह कौन है, सोनिया गांधी कौन है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि क्या बोलते हैं, राणा प्रताप कौन था, अकबर कौन था। तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन साइंटिस्ट कौन है। आप फिजिक्स में काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में अपने योद्धा कौन कौन थे। तो ये योद्धाओं के नाम है, ठीक है? तो सबसे बड़ा योद्धा कौन है? फर्मी। क्यों है योद्धा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम किया है, इसने स्पिन हाफ के ऊपर काम किया है, इसने फर्मियोन्स के ऊपर काम किया है, इसने ऐसे पार्टिकल्स पे काम किया है जो स्पिन हाफ रखते हैं या फिर जो हाफ इंटीजर स्पिन रखते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन से के ऊपर स्टार्टिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉन से स्टार्टिंग हुई थी फर्मियोन्स की। तो फर्मियोन फर्मी ने बनाया था, इसलिए फर्मी इलेक्ट्रॉनिक में काम करता है, क्राइटेरिया में। अब बात आती डिराक की। डिराक एक बहुत लेटेस्ट साइंटिस्ट है, 1962-61 में ये उदय हुआ था। डिराक मतलब बहुत लेटेस्ट साइंटिस्ट है, मान लो। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स डिराक ने ही उत्पन्न करी थी, पूरी समझाई थी। तो डिराक वो साइंटिस्ट है जिसने लेटेस्ट एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स आपको प्रोवाइड करवाई है। और बेसिकली डिराक जो है ना, वो फर्मी का ही भाई है। भाई इन द सेंस, भाई तो क्या मान लो, जूनियर मान लो। फर्मी ने जो काम स्टार्ट किया था स्पिन हाफ को लेके, वो डिराक ने आगे बढ़ाया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? तो फर्मी और डिराक जो होते हैं ना, ये दोनों एक ही थाली के रट्टे बट्टे करते हैं, मतलब कि ये एक ही एरिया में काम करते हैं। वो किस पे काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करते हैं, स्पिन पार्टिकल्स के ऊपर काम करते हैं। नॉर्मली उनके ऊपर काम करते हैं जिनकी स्पिन हाफ होती है, जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर होती है। इसलिए ये दोनों एक तरह से ये है। तो फर्मी तो एक गुरु है और डिराक उसका चेला है जिसने उसके काम को आगे बढ़ाया है। ठीक है ना? क्योंकि ये तो बहुत पहले आ चुका था और ये भी लेटेस्ट आया था। आज़ादी के पहले ये आए थे और आज़ादी के बाद ये आए थे, इसलिए ये एक ही उसमें काम करते। आगे देखते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्पिन हाफ होते हैं,
ये बात तो पहले डिस्कस हो चुकी थी, बट फर्मी ने एक फर्मी लेवल डिफाइन किया था, जो मैंने आपको समझा दिया ऊपर क्या होता है। बस एक बार आप लिख लो फटाफट से कि क्या क्या बातें बोलता है डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो एट रूम टेम्परेचर, आप लोग वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग देखते हो ना डिराक के बारे में। डिराक स्पिन हाफ देता है, डिराक स्पाइनर्स देगा भी आपको आगे जाके। स्पाइनर्स मतलब होता है स्पिन फंक्शन, स्पाइनर्स कहलाते हैं। तो डिराक ने ही एडवांस क्वांटम में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उसी ने पूरा एडवांस क्वांटम समझाया हुआ है, अदरवाइज क्लाइन गोर्डन तो फेल हो गया था समझाने में। सो एट रूम टेम्परेचर मतलब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी, टॉप मोस्ट लेवल, टॉप मोस्ट लेवल इज फिल्ड, सबसे ऊपर तक भरा हुआ रहता है। ग्राउंड स्टेट इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा दी और एक्साइटेड स्टेट आपने उसको दे दी, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप कर जाएगा ऊपर की ओर। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो फिर अपर मोस्ट लेवल ये नहीं होगा, अपर मोस्ट ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला लेवल अगर अपर मोस्ट बन गया तो फिर फर्मी लेवल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट बोला। इफ द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 0 केल्विन, if the temperature is almost 0 केल्विन, जो कि सब मनगढ़ंत बातें हैं, 0 केल्विन कभी आता ही नहीं है टेम्परेचर, पता है आपको। टेम्परेचर बहुत कम करोगे ना, मतलब मनगढ़ंत तो नहीं है, कर सकते हैं फिजिकली भी हम लोग कर सकते हैं 0 केल्विन को, बट परफेक्ट 0 केल्विन इज नेवर बी पॉसिबल। याद रखना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है 0 केल्विन टेम्परेचर, इसलिए मनगढ़ंत बातें बोली मैंने। और मैंने ऑलमोस्ट बोला, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, बट परफेक्ट जीरो कभी नहीं होता। आपको पता है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि लो टेम्परेचर फिनोमिना के अंदर कि आप एडियाबेटिक प्रोसेस करते हो, डीमैग्नेटाइजेशन करते हो, और क्या करते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो वहां पर आप लोग देखते हो कि आप लो टेम्परेचर फिनोमिना के ऊपर काम करते हो, कुछ भी करके आप लो टेम्परेचर कोशिश करते हो प्राप्त करने की। मैंने आपको पढ़ाया भी है सॉलिड के अंदर कि क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी में आप लोग टेम्परेचर बहुत कम करते हो, जो कि बहुत भारी काम है। तो आप कितना भी टेम्परेचर कम कर लो, परफेक्ट जीरो कभी नहीं कर सकते। हाँ, 0 पॉइंट समथिंग कुछ कर सकते हो आप, जो कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में करते भी अपन लोग, ठीक है, बट परफेक्ट जीरो नहीं करते। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। जूल थॉमसन से हम लोग एक्सपेरिमेंट से टेम्परेचर कम कर सकते हैं, बट 0 केल्विन करना बहुत कठिन काम है। बट फिर भी अगर इमेजिन कर लो कि 0 केल्विन हो जाए, मान लो, तो 0 केल्विन हो जाएगा तो आपके सारे पार्टिकल वैलेंस लेवल में आएंगे, कंडक्शन में कुछ भी नहीं रहेगा। अब एक बात बताओ, आपके पास कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पार्टिकल थोड़ी बहुत एनर्जी लेके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसलिए मेटल्स के अंदर कंडक्शन बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं कंडक्टिविटी जनरेट करने के लिए, इसलिए मेटल्स ऑलवेज बी ए कंडक्टर। बट फिर भी अगर मान लो नहीं गया, सोच लो ऐसा ना हो तो क्या हो। तो 0 केल्विन टेम्परेचर मान लेते हैं, तो जो नीचे के लेवल सारे भरे हुए हैं, सबसे अपर मोस्ट लेवल जो होगा वो फर्मी लेवल होगा। So if the temperature is almost 0 Kelvin, Fermi level may not be topmost. May not be topmost. Field level. So below EF node, EF node मतलब फर्मी लेवल एट 0 केल्विन, उसे बोलते हैं EF नोड। सम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स
would be occupied. मतलब फर्मी लेवल से जस्ट नीचे जो लेवल्स है, जस्ट नीचे वो कौन सा है, वैलेंस है, और उसमें पार्टिकल्स भरे हुए रहते हैं. देन वी इंट्रोड्यूस then we introduce Fermi Dirac distribution function. Fermi Dirac distribution function which gives probability. ये इसका फिजिकल मीनिंग है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, कि वो तो मैथमेटिकल तो आप पढ़ लोगे, बट इसकी फिजिक्स भी तो जरूरी है आपको जाननी. तो इसकी फिजिक्स ये है कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको पार्टिकल के पाए जाने की संभावना को व्यक्त करता है, ठीक है ना. विच गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and energy at T temperature and energy at T temperature. Is it? मतलब फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है और साथ में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी बताएगा जो टी टेम्परेचर पर अवेलेबल है. अब आप देखो यहाँ पे, जैसे मैं ये जो बताने वाला हूँ ना आपको, वो ये चीज बता रहा था मैं, जैसे मान लो ये कोई लेवल्स है, ये एक लेवल है, ये कंडक्शन बैंड के लेवल कहलाते हैं सारे. कंडक्शन बैंड के लेवल्स जो होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं. बाउंड मतलब कि फ्री नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए रहते हैं इस तरीके से, एक अप एक डाउन. ये फर्मी लेवल है मान लो आपका, ये मान लीजिए फर्मी लेवल है. तो फर्मी लेवल से जस्ट नीचे वैलेंस बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये फर्मी लेवल है जिसको मान लेते हैं हम लोग ई एफ नोड, 0 केल्विन पर फर्मी लेवल, ठीक है. इसके ऊपर के सारे लेवल खाली है क्योंकि वो कंडक्शन लेवल है. तो कंडक्शन लेवल और वैलेंस लेवल के जस्ट बाउंड्री लेवल फर्मी लेवल होता है, क्योंकि दोनों चिपके हुए रहते हैं, ठीक है. इसलिए उससे जस्ट नीचे आपका पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा लाइक. तो फर्मी फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो ये है, फर्मी फंक्शन इज नथिंग, फर्मी फंक्शन इज नथिंग but it gives the probability of finding the electron in a particular energy state, that is E, that is the energy of the electron, minus EF, that is the energy of Fermi level, K, that is the Boltzmann constant, and T, that is the temperature at which you have to find out the probability. तो ये सारी बातें होती है. तो ये आपको फर्मी फंक्शन याद होना चाहिए, मेटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फर्मी फंक्शन. ये फर्मियोन्स के लिए काम करता है बेसिकली. आगे आप लोग पढ़ोगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, फर्मियोन्स के पाए जाने की प्रायिकता को प्लस से दर्शाया जाता है. यहाँ पर प्लस आता है. अगर यही फॉर्मूला आपको बोसोन के लिए लिखना हो ना, तो बोसोन के लिए फॉर्मूला माइनस में आएगा, याद रखना. सॉरी. तो बोसोन के लिए माइनस लिखना है, फर्मियोन के लिए प्लस लिखना है, ठीक है. आगे देखो, यहां पर ई है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एफ है फर्मी एनर्जी, मतलब जिस एनर्जी पर आपका फर्मी लेवल है उसे फर्मी एनर्जी बोलते हैं. अब इस फर्मी फंक्शन की थोड़ी सी
स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा उधेड़ देते हैं। उधेड़ने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा क्या होता है ये, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्मी फंक्शन। आपके में भी इस वाले फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाए आपके एग्जाम में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला भी है तो आ सकता है, न्यूमेरिकल कोई बड़ी बात नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर्टीज में कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो ये फर्मी फंक्शन है, ये किस पर डिपेंडेंट है, ई पर डिपेंडेंट है। चेंजेबल पैरामीटर क्या है इसमें, या तो ई चेंज होगा या टी चेंज होगा, क्योंकि ई एफ तो फिक्स है, किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए फर्मी लेवल वही होता है, ऊपर नीचे नहीं होता वो, तो ई एफ की वैल्यू फिक्स है। या तो टेम्परेचर चेंज होगा या फिर एनर्जी चेंज होगी, और टेम्परेचर और एनर्जी के चेंज होने से फर्मी लेवल चेंज होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक कर्व ड्रॉ करूं, आप इस कर्व को ध्यान रख लेना, मैं समझाऊंगा कर्व कैसे बना। अगर आपको कर्व ड्रॉ करना है फर्मी लेवल विच इज डिपेंड्स ऑन द एनर्जी एंड द एनर्जी, तो अगर आप एनर्जी और फर्मी लेवल में मतलब फर्मी फंक्शन में एक कर्व ड्रॉ करना चाहो तो वो कर्व कुछ ऐसा बनता है। आपको पता है मैंने ये कर्व ऐसा क्यों बनाया, कर्व ऐसा बनाने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि फर्मी फंक्शन देता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी एक से ज्यादा होता नहीं है, इसलिए मैंने इस कर्व को एक से ऊपर नहीं बनाया। इसका जो मैक्सिमम हद है ना, इसकी हद, वो हद एक है, याद रखना। फर्मी फंक्शन कभी भी एक से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि फर्मी फंक्शन फिजिकली एक प्रोबेबिलिटी है, एंड प्रोबेबिलिटी नेवर बी ग्रेटर देन वन, एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज वेरी फ्रॉम 0 to 1। इसलिए इस कर्व को हमेशा 0 से 1 के बीच में बनाया जाता है। एनर्जी ज्यादा हो सकती है, वो दिक्कत नहीं है, बट वाई एक्सिस 1 से ऊपर नहीं जाएगी। ये जो बाउंड्री है ना एनर्जी की, ये क्या है वो समझो आप लोग। ये जो बाउंड्री बनाई है ना मैंने एनर्जी की, ये बाउंड्री है ई, ई एफ, मतलब फर्मी लेवल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी लेवल के एनर्जी के बराबर है तो वो यहाँ पर पाया जाएगा, इस रेंज में। अब ये कर्व बना कैसे, उसके कुछ फंडे हैं, नीचे आ जाओ समझाते हैं उस फंडों को। इस कर्व के पीछे की रामायण समझ लो आप लोग। मैं यहाँ पे एक बार ये फॉर्मूला लिख दे रहा, 1 मिनट, थोड़ा कर्व पूरा बना लेता हूँ मेरे को। ये तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया है, ये जो कर्व बनाया है वो टी बराबर 0 केल्विन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ना ये कर्व ऐसा भी जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्व इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो बाउंड्री बनाई है ना, ये बाउंड्री जो होती है ना, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है इसे बोलते हैं आधी प्रोबेबिलिटी, 0.5, ये बाउंड्री। ठीक है, अब इस कर्व को समझो, ये कर्व बना कैसे, देखना। इस कर्व को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग फर्मी फंक्शन को यहाँ पे लिख लो, ताकि आपको दिखता रहे कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हो। समझने के लिए नंबर 1 पॉइंट, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कर्व है, टी बराबर 0 केल्विन के ऊपर कर्व है। सो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब कि टी बराबर 0 केल्विन, all the states below, all the states below Fermi level, Fermi level at 0 केल्विन are occupied, are occupied। आपको दिख रहा होगा कर्व के अंदर, देख लो, दिख रहा है ना। ईएफ से पहले पहले की जितनी भी स्टेट्स है वो सब मैंने शेडेड किया हुआ है, मतलब भरी हुई है वो सारी स्टेट्स।
और ये फिजिकली आपको लगता भी है, मैंने ऊपर समझाया भी था कि ये देखो समझ लो, 0 केल्विन से नीचे की सारी स्टेट्स भरी हुई है, सारी टोटल। जो अपर मोस्ट स्टेट है सबसे लास्ट में, वो फर्मी लेवल है। ठीक है, तो बिलो EF नोड आर ऑक्यूपाइड एट ऑल द वैल्यू ऑफ, एट ऑल, खत्म काम। द अबाउ लेवल्स आर एम्प्टी, ये भी आपको दिख रहा होगा। द अबाउ लेवल देख लो, आप ये आगे के जितने भी लेवल सब खाली है, यहाँ पे जितने भी लेवल सब खाली है, EF के बाद वाले। द अबाउ levels are empty, the above levels are empty। दूसरा पॉइंट, इफ E बराबर EF, मान लो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल पे पहुंच चुका है, तो इस फॉर्मूले के अंदर आप E बराबर EF पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, देन वो फॉर्मूला आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, देखो दिख रहा है फॉर्मूला, ये रहा FE वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में जैसे आप E बराबर EF पुट करोगे तो FE बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल 0, मतलब 1/2। तो एनर्जी चाहे कुछ भी हो, ये आपको 0.5 देगी प्रोबेबिलिटी, मतलब E बराबर EF, ये देखो आप दिख भी रहा होगा आपको कर्व के अंदर, ये E बराबर EF का जो पॉइंट है, इस पर टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5। ये जो मैंने 2-3 लाइनें बनाई हुई है ना, ये अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर है। ये पहले टेम्परेचर के ऊपर वाली लाइन है T1 के ऊपर, ये दूसरे टेम्परेचर के ऊपर लाइन है T2 के ऊपर। तो टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, E बराबर EF, फर्मी लेवल के बराबर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आधी प्रोबेबिलिटी रखता है, मतलब आधे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, हाफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, दैट इज एट द फर्मी लेवल। द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी, द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेशन इज हाफ। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन, अगर ऊपर बढ़ा दिया आपने, बट KT लेस देन EF, अगर T बड़ा है बट K भी, T जो है वो T से छोटा है, देन EF इज लेवल इज, देन EF इज लेवल, दैट इज EF इज लेवल, फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं, EF इज लेवल, देन मेल्टिंग पॉइंट, T मतलब टेम्परेचर है, अगर आपने बढ़ा दिया इसको, ज्यादा कर दिया, तो मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, मतलब वो जो भी है, ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट। जो भी उस सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट है ना, उस मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा एनर्जी का अगर फर्मी लेवल है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट से आपने कम कर रखा है, मेल्टिंग पॉइंट फर्मी लेवल से कम कर रखा है, तो याद रखना FE जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। आप देख भी रहे हो कर्व के अंदर, आपने अगर ऐसा काम किया तो आपका जो कर्व देखो, आप लोग अलग अलग टेम्परेचर पे ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, 1 प्रोबेबिलिटी से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है पाए जाने की। क्यों हो रही है, क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और जब वो फ्री हो जाएंगे तो वहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। ये फिजिकली समझो आप, और आपको फॉर्मूले में मैथमेटिकली भी दिख रहा है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर अपने आप, ये वाला फैक्टर जो है ये कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है।
प्रोबेबिलिटी 1 से धीरे धीरे कहाँ तक आ जाएगी, 0 तक आ जाएगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात है। तो ये अपने आप बढ़ता जाएगा, और अगर ये बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 अपॉन समथिंग जो है 1 से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो नीचे अगर 1 से बढ़ता जाएगा तो भी ये लेस देन 1 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, धीरे 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 ये एक से हटता हुआ और 0 के नजदीक जाएगा, और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूले से मैंने आपको समझा दिया, फिजिकली बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो वहां पर नीचे खाली हो जाएगा मामला, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी अपने आप। ग्राफ में आप देख सकते हो, ये ग्राफ ये नीचे गिरता हुआ बन रहा है ना, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम है। यहाँ पर T1 टेम्परेचर कम है T2 से, T2 ज़्यादा है, इसलिए आप देख लो जैसे ही T2 ज़्यादा है उसकी FeV कम है एज कम्पेयर टू T1। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फर्मी लेवल से नीचे कम हो जाएगी। और उल्टा हो रहा है फर्मी लेवल के ऊपर, देख लो उल्टा हो रहा है। T1 टेम्परेचर पे प्रोबेबिलिटी अंदर कम है बट बाहर ज़्यादा है, इस तरीके से। तो ये सारी बातें हैं जो फर्मी लेवल में काम आएगी आपको। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे अंदर की तरफ प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, और बाहर की ओर प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे होगे ग्राफ के अंदर बाहर प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई है, T2 की ज़्यादा है और T1 की कम है। ये T2 का है और ये T1 का है, उल्टा हो रहा है बाहर की तरफ। बाहर मतलब कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। कब बढ़ चुकी है, जब टेम्परेचर ज़्यादा है, और कम टेम्परेचर पे प्रोबेबिलिटी कम है कंडक्शन बैंड में। और उल्टा अंदर की ओर देखो, वैलेंस बैंड में देखो आप, वैलेंस बैंड में कम टेम्परेचर पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ज़्यादा टेम्परेचर पर प्रोबेबिलिटी कम है। ग्राफ में दिख रहा है साफ साफ आपको। ठीक है ना, ये ग्राफ अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको फिर दिखा दे रहा। ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है लाइक दिस, ये टेम्परेचर कम था, ये टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो ये T1 वाला ग्राफ तो ये वाला है, और ये T2 वाला ग्राफ है। तो ये T2 वाला ग्राफ है और ये T1 वाला ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है ना, तो इसी बात है। ठीक है भैया, आज तो इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। फर्मी लेवल खत्म हो गया आपका, इसको याद कर लेना फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल आ सकते हैं इससे। इज इट, अब बताओ भाई।